सरस्वती नदी का नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन उसे किसी ने देखा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि प्रयाग में गंगा, यमुना तथा सरस्वती का मिलन होता है, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। लेकिन ये एक शोध का विषय है कि क्या सचमुच सरस्वती नदी बहते हुए प्रयाग पहुंचकर गंगा तथा यमुना से मिलती है, और अगर नहीं तो इसे त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। वेदों में सरस्वती नदी का उल्लेख प्रमुख नदी के रूप में कई बार हुआ है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अन्नवती और उदकवती भी कहा गया है, क्योंकि यह नदी हमेशा जल से भरी रहती थी और इसके किनारे प्रचुर मात्रा में अन्न की पैदावार होती थी। वैदिक काल में सरस्वती नदी को परम पवित्र नदी माना। ऋषियों ने इसके तट के पास रहते हुए वैदिक ज्ञान का विस्तार किया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में भारत में नदियों की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में नदी सूक्त के 10वें श्लोक में सरस्वती नदी को यमुना के पश्चिम और सतलुज के पूर्व में बहती हुई बताया गया है। ऋग्वेद में इस बात का बार बार उल्लेख मिलता है कि सरस्वती एक विशाल नदी थी जो पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती थी। यजुर्वेद के अनुसार 5 नदियां अपने पूरे प्रवाह के साथ सरस्वती नदी में आकर मिलती हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ये 5 नदियां पंजाब की सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब और दृष्टावती हो सकती हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में जैसे तांडय और जैमिनी ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार सरस्वती और दृष्टद्युति के बीच का क्षेत्र ही परमवर्त कहलाता है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में भरत जी के कैकेयी देश से अयोध्या आने के प्रसंग में उनके द्वारा सरस्वती और गंगा नदी को पार करने का उल्लेख मिलता है। वहीं महाभारत में तो सरस्वती नदी का उल्लेख बहुत जगहों पर किया गया है। महाभारत में सरस्वती नदी को वेद स्मृति, वेदवती, प्लक्षवती नदी भी कहा गया है। महाभारत के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा में यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा नीचे उत्तराखंड के आदि बद्री नामक स्थान से निकलती थी। मरुभूमि यानी मरुस्थल में जहाँ से ये सरस्वती नदी विलुप्त हो गई थी, उस स्थान को विनाशना या उपमज्जना का नाम दिया गया है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि विनाशना नामक स्थान से लुप्त होने के बाद सरस्वती नदी फिर किसी स्थान से पुनः प्रवाहित हुई। महाभारत में बताया गया है कि सरस्वती नदी के तट के समीप कई राजाओं ने कई यज्ञ किए थे। वर्तमान में सूखी हुई सरस्वती नदी के समांतर खुदाई में 5500 से 4000 साल पुराने शहर मिले हैं, जिनमें कालीबंगा, पीलीबंगा और लोथल भी शामिल हैं। यहाँ कई यज्ञ कुंडों के अवशेष भी मिले हैं जो महाभारत में उल्लेखित तथ्यों का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से फिलहाल भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। वह भी सिंधु सरस्वती सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों में से मात्र 265 बस्तियां ही वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर हैं। बाकी बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर ही मिलती हैं। इतिहास की किताबों में हड़प्पा सभ्यता को मानसून पर निर्भर बताया जाता है। पूर्वाग्रह से ग्रसित इतिहासकार वेदों, स्मृतियों, रामायण, महाभारत आदि के आधार पर सरस्वती नदी के अस्तित्व को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं थे। सरस्वती नदी को लेकर ऋग्वेद सहित अन्य सनातन ग्रंथों में दिए गए कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि हरियाणा से राजस्थान होकर बहने वाली मौजूदा सूखी हुई घग्गर हाकरा नदी प्राचीन सरस्वती नदी की एक मुख्य सहायक नदी थी, जो 5000 से 3000 ईसा पूर्व पूरे प्रवाह से बहती थी। उस समय यमुना और सतलज की कुछ धाराएं भी आकर सरस्वती नदी में मिल जाती थी। इसके अलावा तो अन्य लुप्त हुई नदियां दृष्टावती और हिरण्यवती भी सरस्वती नदी की सहायक नदियां थीं। करीब 1900 ईसा पूर्व तक भूगर्भीय बदलाव के कारण सतलुज और यमुना ने अपना रास्ता बदल लिया और 2600 ईसा पूर्व दृष्टावती नदी के सूख जाने की वजह से सरस्वती नदी भी लुप्त हो गई। लोगों का यह मानना है कि सरस्वती नदी अब भी प्रयाग में अंतःसलिला होकर बहती है। वहीं बहुत से शोधकर्ताओं द्वारा अब तक यह कहा जाता रहा है कि सरस्वती कभी भी प्रयागराज तक पहुंची ही नहीं। लेकिन दिसंबर 2021 में भारतीय वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे के तहत प्रयागराज में संगम के नीचे एक प्राचीन नदी की खोज की है। 45 किलोमीटर लंबी, 4 किलोमीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी प्राचीन नदी मौजूद है। यानी संगम में गंगा और यमुना की तलहटी के नीचे भूमि के अंदर एक प्राचीन नदी बह रही है। यह भी माना जा रहा है कि इस भूमिका नदी का संबंध हिमालय से है, यानी संगम में मिलने वाली तीसरी नदी सरस्वती ही हो सकती है। लोगों की मान्यता के अनुसार ठीक इसी नदी के बहाव क्षेत्र के नीचे एक पुरातन नदी का मिलना हैरान करने वाला है। इसरो द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि सरस्वती नदी आज भी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान भूमिगत रूप से प्रवाहमान है। सरस्वती नदी की खोज की परिकल्पना सबसे पहले अंग्रेज इंजीनियर CF ओल्डहैम ने 1893 में की थी। एक फ्रेंच प्रोटो हिस्टोरियन माइकल डेनिनो ने नदी की उत्पत्ति और इसके लुप्त होने के संभावित कारणों की खोज की है। वे कहते हैं कि ऋग्वेद के 7वें मंडल के अनुसार एक समय पर सरस्वती बहुत ही बड़ी नदी थी कि पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। अपने शोध द लास्ट रिवर में डेनिनो कहते हैं कि उन्हें बरसाती नदी घग्गर का पता चला। कई स्थानों पर यह नदी बहुत ही छोटी सी धारा है, लेकिन जब मानसून का मौसम आता है तो उसके किनारे 3 से 10 किलोमीटर तक चौड़े हो जाते हैं। इसके बारे में माना जाता है कि ये कभी एक बहुत बड़ी नदी रही होगी। ये भारत तिब्बत की पहाड़ी सीमा से निकलती है। उन्होंने बहुत से स्रोतों से जानकारी हासिल की।
और नदी के मूल मार्ग का पता लगाया। ऋग्वेद में भौगोलिक क्रम के अनुसार यह नदी यमुना और सतलुज के बीच पूर्व से पश्चिम की ओर बहती थी। नदी का तल पूर्व हड़प्पन कालीन था। यह 4000 ईसा पूर्व के मध्य में सूखने लगी थी। लेकिन प्राचीन समय में कुछ बड़े भूकंपों ने उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये भूकंप इतने शक्तिशाली थे कि सरस्वती और इसकी उपधाराओं के पुराने रास्ते ही बदल गए। इसका परिणाम यह हुआ कि सतलुज ने रास्ता बदल लिया और ये पश्चिम में सिंधु नदी से जा मिली और यमुना नदी पूर्व की ओर गंगा के पास आ गई। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हुए बदलाव के चलते सरस्वती भूमिगत हो गई और ये बात नदी के प्रवाह को लेकर आम धारणा के काफी करीब है। यह परिवर्तन सरस्वती सिंधु के क्षेत्र में हुआ। इस कारण से सरस्वती का पानी नीचे चला गया और सरस्वती भूमिगत होकर गायब हो गई। अगर हम पानी के इस प्राचीन स्रोत को फिर से जीवित कर सकें तो यह पश्चिम और उत्तरी राजस्थान की सूखी धरती के लिए बहुत ही बड़ा उपकार होगा। हालांकि सरस्वती नदी कभी गंगा नदी से या यमुना नदी से मिली या नहीं, यह शोध का विषय अब भी बना हुआ है। तो दोस्तों, आपके सरस्वती नदी के बारे में क्या विचार हैं? क्या सरस्वती नदी वास्तव में थी या ये कोई मिथक है? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे भारत के गौरवपूर्ण इतिहास की जानकारी हो सके। आने वाली ऐसी ही और वीडियोस की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं।